ये सोचना थोड़ा अजीब लगता है ना कि आज के इस आधुनिक दौर में जहां सैटेलाइट्स और एडवांस तकनीक ने धरती का कोना कोना नाप लिया है, फिर भी हमारी दुनिया में कुछ ऐसे रहस्य मौजूद हैं जो इंसान की नजरों से बिल्कुल बचे हुए हैं। बिल्कुल। और ये बहुत ही हैरान करने वाली बात है कि हम अंतरिक्ष तक पहुंच गए हैं, लेकिन अपनी ही धरती को पूरी तरह नहीं जान पाए हैं। हाँ, एकदम सही कहा। एक पल के लिए इस बात पर विचार करना कि दुनिया के कुछ सबसे ऊंचे और विशाल झरने साल 2005 तक, जी हाँ 2005 तक आधुनिक इंसान की जानकारी से पूरी तरह गायब थे। ये अपने आप में एक अविश्वसनीय और दिमाग घुमा देने वाली बात है। और ऊंचाई ही नहीं, मतलब कुछ झरने तो ऐसे हैं जो पहाड़ों से गिरकर सीधे विशाल समुद्र की लहरों में समा जाते हैं। विस्तृत चर्चा में हम दुनिया के इन्हीं सबसे रहस्यमयी, विशाल और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण झरनों की गहराई में उतरने वाले हैं। और हमारा उद्देश्य केवल इन झरनों की प्राकृतिक सुंदरता की तारीफ करना नहीं है। हम असल में ये समझना चाहते हैं कि कैसे ये भूविज्ञान यानी जियोलॉजी, रसायन विज्ञान और प्राचीन संस्कृतियों के ऐसे अद्भुत चमत्कार हैं जो इंसान को प्रकृति के विराट रूप के सामने बेहद छोटा महसूस कराते हैं। तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं और प्रकृति के इन रहस्यों के पीछे छिपे विज्ञान को डिकोड करते हैं। हाँ, और ये यात्रा केवल ऊंचाई से पानी के गिरने की एक साधारण भौतिक घटना तक सीमित नहीं है। जब हम इन झरनों की तह तक जाते हैं तो ये स्पष्ट होता है कि ये असल में हमारी पृथ्वी के इतिहास की जीवित स्मारक हैं। एक तरह से टाइम कैप्सूल की तरह। बिल्कुल, टाइम कैप्सूल। हर एक बूंद जो सैकड़ों फीट ऊपर से चट्टानों पर गिरती है, वो अपने साथ सदियों पुरानी भूवैज्ञानिक उथल-पुथल, जटिल रासायनिक प्रक्रियाओं और उन प्राचीन सभ्यताओं की कहानियां लेकर आती है जिन्होंने इन झरनों को अपना भगवान माना। ये एक ऐसा विषय है जो ये सोचने पर मजबूर करता है कि प्रकृति किस तरह से बिना किसी शोर के अपनी सबसे बेहतरीन कलाकृतियां गढ़ती है। तो चलिए इस चर्चा की शुरुआत पेरू के उस विशालकाय रहस्य से करते हैं जिसने सामने आते ही पूरी दुनिया को चौंका दिया था। गुप्ता वाटरफॉल, जिसे गाओ वाटरफॉल भी कहा जाता है। हाँ, वही। ये तथ्य किसी को भी हैरान कर सकता है कि ये महाकाय झरना 2521 फीट ऊंचा है। मतलब अगर इसकी तुलना की जाए तो ये नियाग्रा फॉल्स से लगभग 3 गुना ज्यादा ऊंचा है। 3 गुना? ये कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इतना विशाल झरना साल 2005 तक दुनिया की नजरों से पूरी तरह छिपा कैसे रह सकता है। आज के समय में जब हमारे पास गूगल अर्थ जैसी चीजें हैं, एक 2500 फीट ऊंचे झरने का नक्शे से गायब रहना किसी जादुई कहानी जैसा लगता है। यहाँ सबसे रोचक बात यह है कि ये झरना असल में छिपा हुआ था ही नहीं। अच्छा, तो फिर ये केवल बाहरी और आधुनिक दुनिया के लिए एक रहस्य था। स्थानीय आवाज़ून समुदाय के लिए गुप्ता कभी कोई राज नहीं रहा। सदियों से यह विशाल झरना उनके रोजमर्रा के जीवन, उनकी गहरी आस्था और उनकी लोक कथाओं का एक अटूट हिस्सा रहा है। और उन्होंने इसे दुनिया से क्यों छिपा के रखा? इसका कारण बहुत ही दिलचस्प है। उनके लिए यह महज पानी का एक स्रोत नहीं है, बल्कि लेसरीना नामक एक बेहद शक्तिशाली जल परी जैसी आत्मा का घर है। अरे वाह! तो क्या इस लेसरीना आत्मा से जुड़ी कोई खास मान्यता थी जिसने बाहरी लोगों को वहां जाने से रोके रखा? बिल्कुल। स्थानीय मान्यता ये थी कि लसेरेना इस पूरे क्षेत्र और वहां मौजूद खजाने की रक्षा करती है, और अगर कोई भी बाहरी व्यक्ति या यहाँ तक कि गांव का कोई इंसान उस झरने के बहुत करीब जाने की कोशिश करेगा तो उसे लसेरेना के श्राप का सामना करना पड़ेगा। तो एक तरह से डर और सम्मान दोनों बातें थीं। हाँ, इसी सांस्कृतिक विश्वास, सम्मान और शायद थोड़े से डर के कारण इस जगह को सदियों तक बाहरी हस्तक्षेप से बचाकर रखा गया। वहाँ के लोगों ने इसके बारे में बाहरी दुनिया को बताना जरूरी नहीं समझा। ये सच में एक बहुत ही खूबसूरत और थोड़ा रहस्यमयी पहलू है कि कैसे एक स्थानीय समुदाय ने अपनी मान्यताओं के जरिए इतने बड़े प्राकृतिक आश्चर्य को अपने भीतर सहेज कर रखा। और अगर हम इसके पर्यावरण की बात करें तो ये सिर्फ एक झरना नहीं है, ये तो एक पूरा का पूरा जीवन चक्र है। एकदम सही। गोक्टा झरना समृद्ध क्लाउड फॉरेस्ट के बीच है। हाँ, बादलों से ढके उन घने जंगलों के बीच जो हर वक्त एक रहस्यमयी धुंध में लिपटे रहते हैं। ये पूरा क्षेत्र पेरू की अनोखी जैव विविधता का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। अक्सर ये माना जाता है कि यहाँ विलुप्त हो रहे एंडियन कॉन्डोर जैसे विशाल और दुर्लभ पक्षी आसमान में उड़ते हुए देखे जा सकते हैं। और एंडियन कॉन्डोर का वहाँ पाया जाना ही इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि वो पारिस्थितिकी तंत्र आज भी कितना शुद्ध और इंसानी दखल से कितना अछूता है।
जब इतने ऊंचे स्तर यानी 2500 फीट से अधिक से पानी गिरता है तो वो जमीन पर टकराने से पहले ही हवा में एक बहुत गहरी धुंध पैदा कर देता है। वो जो नमी हवा में तैरती रहती है। हाँ, ये धुंध अपने आसपास एक खास तरह का सूक्ष्म जलवायु या माइक्रोक्लाइमेट तैयार करती है। इसी नमी के कारण वहाँ ऐसे दुर्लभ पौधे, ऑर्किड और जीव पनप पाते हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलते। तो गौक्टा सिर्फ अपनी ऊंचाई का रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि ये उस पूरे जीवन का केंद्र है जो उसकी बारीक बूंदों पर निर्भर है। ये तो हुई ऊंचाई और विशालता की बात। अब थोड़ा ध्यान हटाकर रंग और रसायन की ओर ले चलते हैं। रसायन विज्ञान का जादू। बिल्कुल, यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। क्या उफनती हुई नदी का पानी जादुई रूप से चमकता हुआ नीला हो सकता है? हम बात कर रहे हैं कोस्टा रिका के रियो सेलेस्टे झरने की। ये झरना लगभग 115 फीट ऊंचा है और यहाँ हर मिनट करीब 350 गैलन पानी नीचे गिरता है, जो कि काफी तेज बहाव है। हाँ, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत ना तो इसकी ऊंचाई है और ना ही पानी का बहाव। इसकी पहचान है इसका वो सजीव चमकीला नीला रंग। पहली नजर में ये दृश्य ऐसा लगता है जैसे किसी ने नदी में नीले रंग के हजारों गैलन उड़ेल दिए हों। आसमान का नीलापन भी इसके सामने फीका लगता है। और मजा तो तब आता है जब इसके पीछे का विज्ञान समझ में आता है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि पानी का नीला रंग या तो आसमान का रिफ्लेक्शन है या फिर पानी में मौजूद तांबे जैसे किसी खनिज का असर होगा। हाँ, आमतौर पर यही माना जाता है। लेकिन रियो सेलेस्टे के मामले में ये कोई प्राकृतिक जादू या आसमान का अक्स नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही स्पष्ट और अचंभित करने वाली रासायनिक प्रतिक्रिया है। असल में ये पानी दो अलग अलग नदियों के मिलने से बनता है जो शुरुआत में बिल्कुल साफ और पारदर्शी होती हैं। रुकिए, तो दो साफ पानी वाली नदियां मिलती हैं और अचानक रंग नीला हो जाता है। ये तो पूरी तरह से जादू जैसा लगता है। ये काम कैसे करता है? यही रसायन विज्ञान की खूबसूरती है। वोल्केनो की मिट्टी से होकर बहने वाली इन नदियों में से एक में भारी मात्रा में सल्फर होता है और दूसरी में कार्बोनेट कैल्साइड। जब ये दोनों नदियां एक खास बिंदु पर आपस में मिलती हैं तो इनके रसायनों के बीच एक प्रतिक्रिया होती है। और उस प्रतिक्रिया से रंग बदलता है? रंग नहीं बदलता। असल में इस प्रतिक्रिया के कारण पानी में मौजूद खनिज कणों का आकार थोड़ा बड़ा हो जाता है और जब सूरज की रोशनी इन विशेष आकार के कणों पर पड़ती है तो वे रोशनी के बाकी सभी रंगों को सोख लेते हैं और केवल नीले रंग को बिखेर देते हैं। ओहो, मतलब पानी नीला है ही नहीं? बिल्कुल नहीं। ये केवल एक ऑप्टिकल इल्यूजन यानी दृष्टि भ्रम है जो रसायन विज्ञान के कारण पैदा होता है। ये तो सच में दिमाग घुमा देने वाला है। प्रकृति की अपनी एक विशाल रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला होना जहां रसायनों के मिलने से दृष्टि भ्रम पैदा हो जाए, अद्भुत है। और ये झरना तेनोरियो नेशनल पार्क के बीचों बीच स्थित है। ये सिर्फ एक नीले पानी का खूबसूरत नज़ारा नहीं है। इस जादुई नीले पानी के आसपास फैला कोस्टा रिका का घना हरा जंगल कई अनूठे पौधों और जानवरों का घर भी है। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़ें तो ये समझना आसान हो जाता है कि कैसे धरती के नीचे की हलचल और जमीन के ऊपर का जीवन आपस में गुंथे हुए हैं। ज्वालामुखी की जो मिट्टी पानी का रंग बदल रही है, वही मिट्टी उस पूरे जंगल को इतने जरूरी पोषक तत्व भी दे रही है जिससे वहां की भारी जैव विविधता पनप पाती है। ये एक पूरा चक्र है। मित शक्ति की जब बात आती है तो इग्वाजू फॉल्स का जिक्र आना लाजमी है। ये उग्र शक्ति और जीवन का एक विशाल केंद्र है। स्वदेशी गुइनी भाषा में इग्वाजू का अर्थ ही होता है महान जल। महान जल, और ये नाम इसके लिए पूरी तरह से सटीक है। यकीन मानिए, एकदम सटीक। इसका फैलाव 1.7 मील है। जरा इस पर गौर करें। 1.7 मील चौड़ा झरना जिसमें छोटे बड़े 275 अलग अलग झरने शामिल हैं। इतने बड़े पैमाने पर गिरते पानी की आवाज जो मीलों दूर से सुनी जा सकती है, किसी के भी मन में प्रकृति के प्रति एक गहरा सम्मान और खौफ पैदा कर सकती है। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़ें तो इस झरने की असली ताकत को समझने के लिए इसके बहाव के आंकड़ों को देखना होगा। आम दिनों में यहाँ से लगभग 55,000 क्यूबिक फीट प्रति सेकंड पानी बहता है। 55,000 भी बहुत बड़ी मात्रा है ना? लेकिन जैसी बारिश का मौसम आता है, ये बहाव अविश्वसनीय रूप से बढ़कर 450,000 क्यूबिक फीट प्रति सेकंड हो जाता है। 450,000 क्यूबिक फीट प्रति सेकंड। इसे समझना हो तो ऐसे समझा जा सकता है कि जैसे हर एक सेकंड में कई ओलंपिक साइज के स्विमिंग पूल पानी से भर जाए
और फिर तुरंत खाली हो जाए। बिल्कुल ऐसा ही। पानी की वो दहाड़, वो धुंध और उस ऊर्जा का स्तर क्या होता होगा, ये सोचना भी रोंगटे खड़े कर देता है। और ये अथाह ऊर्जा कभी व्यर्थ नहीं जाती। ये ऊर्जा अपने आसपास के पूरे अटलांटिक वन पारिस्थितिकी तंत्र को जीवन देती है। ये क्षेत्र कोई साधारण जंगल नहीं है। ये 2000 से अधिक पौधों के प्रजातियों और 450 से अधिक जानवरों की प्रजातियों का घर है, जहाँ जगुआर और टूकन जैसे जीव पाए जाते हैं। हाँ, यहाँ ये जीव इसी झरने के कारण पनपते हैं। लेकिन इस झरने का महत्व केवल जीव विज्ञान तक सीमित नहीं है। गुआनी लोगों का इस झरने के साथ जो गहरा सांस्कृतिक जुड़ाव है, वो इसे और भी खास बनाता है। हाँ, गुआनी लोगों के लिए ये महान जल केवल एक भौगोलिक जगह नहीं है, उनकी मान्यताओं और उनके अस्तित्व का पूरा आधार ही ये झरना है। उनका जीवन, उनकी कहानियां इसी झरने की लय के साथ चलती हैं। सही बात है। उनकी लोक कथाओं में यह माना जाता है कि दुनिया के निर्माण और उसके संतुलन में इस झरने की बहुत बड़ी भूमिका है। वे मानते हैं कि ये महज पानी का गिरना नहीं, बल्कि ये वो शक्ति है जो दुनिया को एक सूत्र में बांध के रखती है। बहुत ही गहरी बात है ये। तो जब हम इग्वाज़ू को देखते हैं तो हम केवल एक भूवैज्ञानिक घटना नहीं देख रहे होते हैं, हम एक प्राचीन सभ्यता की धड़कन को महसूस कर रहे होते हैं। अब जंगलों से निकलकर एक बिल्कुल ही अलग तस्वीर की ओर चलते हैं। एक ऐसी तस्वीर जहां झरने का पानी किसी नदी, झील या जंगल में नहीं, बल्कि सीधा एक विशाल और उग्र महासागर में गिरता हो। ओहो, मुलाफोसुर। हाँ, फरो आइलैंड्स का मुलाफुसुतुर झरना कुछ ऐसा ही अवास्तविक नज़ारा पेश करता है। खड़ी चट्टानों से 335 फीट की ऊंचाई से ये झरना सीधे अटलांटिक महासागर की लहरों में जाकर मिलता है। ये शायद दुनिया के सबसे एकांत, शांत और रहस्यमयी दृश्यों में से एक है। इस झरने का प्राकृतिक नज़ारा जितना अद्भुत है, इसके साथ जुड़ा हुआ गेसाडेलोर गांव का इतिहास इसे उतना ही दिलचस्प बनाता है। ये गांव कोई बड़ा शहर या कस्बा नहीं है। ये सिर्फ 18 निवासियों का एक बहुत ही छोटा सा मछली पकड़ने वाला गांव था। सिर्फ 18 निवासी? हाँ, सदियों तक ये गांव और ये झरना बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटा हुआ था। वहां तक पहुंचने का कोई आसान रास्ता था ही नहीं। तो फिर वहाँ के लोग बाहर की दुनिया से कैसे जुड़ते थे? मतलब रोजमर्रा की चीजों के लिए भी? उन्हें ऊंचे और खतरनाक पहाड़ों को पैदल पार करना पड़ता था। साल 2002 में जब इस पहाड़ को काटकर एक सुरंग बनाई गई, तब जाकर पहली बार ये गांव और मुलाफुसुतुर झरना बाकी दुनिया और पर्यटकों के लिए सुलभ हो सका। वाह, वहाँ की समुद्री जलवायु और हमेशा छाई रहने वाली धुंध एक ऐसा रहस्यमय माहौल तैयार करती है जो किसी पुरानी स्कैंडिनेवियन लोक कथा का हिस्सा लगता है। जब उस गहरी धुंध के बीच से पानी का एक तेज बहाव सीधे महासागर की लहरों से टकराता है, तो लगता है जैसे समय रुक गया हो। एकांत, धुंध और महासागर के मिलन की बात हो और आइसलैंड स्कोगाफोस का जिक्र ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यह 200 फीट की ऊंचाई से गिरने वाला एक विशाल झरना है। लेकिन जो चीज स्कोगाफोस को बाकी सबसे अलग करती है, वो पानी नहीं, बल्कि वो जगह है जहां से ये गिर रहा है। पुरानी तटरेखा। बिल्कुल, यह झरना उन चट्टानों से होकर बहता है जो कभी ग्लेशियरों द्वारा काटी गई पुरानी तटरेखा हुआ करती थीं। ये पृथ्वी के भूवैज्ञानिक समय के पैमाने को समझने का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। समय के साथ हुआ ये कि समुद्र का जल स्तर पीछे हट गया और जमीन ऊपर उठ गई। तो जिस चट्टान से आज स्कोगाफोस का मीठा पानी गिर रहा है, वहां किसी जमाने में अटलांटिक महासागर की नमकीन लहरें सीधे टकराया करती थीं। ये सोचना कितना अजीब है कि प्रकृति कैसे जमीन के नक्शे बदल देती है। और इस झरने की एक बहुत ही खूबसूरत खासियत ये है कि यहाँ गिरने वाले पानी की धुंध इतनी ज्यादा होती है कि जब धूप खिली हो तो यहाँ एक नहीं बल्कि दोहरा इंद्रधनुष बड़ी आसानी से देखे जा सकते हैं। डबल रेनबो, वो नज़ारा बहुत ही जादुई होता है। हाँ, वहाँ एक बहुत ही अजीब सी शांति और शोर का संगम होता है। एक तरफ पानी के 200 फीट नीचे गिरने की कान फोड़ देने वाली दहाड़ है और दूसरी तरफ उस पूरे माहौल में बसी एक गहरी शून्यता। यही विरोधाभास स्कोगाफोस को इतना सम्मोहक बनाता है। पानी का इतना उग्र रूप होने के बावजूद वहां खड़ा कोई भी व्यक्ति एक अजीब से सुकून से भर जाता है। तो इस सब का व्यापक अर्थ क्या है? क्या हमेशा उग्र और भयानक दिखने वाली प्रकृति शांत और कोमल भी हो सकती है? मुझे लगता है इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण हमें फिर से पश्चिम आइसलैंड में ही मिलता है। हाँ, मैं ग्रैंड फर की बात कर रही थी, जिसे वहाँ की भाषा में क्राउन फोसा कहा जाता है। आम झरनों की तरह ये किसी एक सीधी चट्टान से धड़ाम से नीचे नहीं गिरता।
इसके बजाय ये 900 फीट के एक लंबे किनारे पर मौजूद काले लावा की चट्टानों के बीच से धीरे धीरे रिसकर वीटा नदी में मिलता है। यहाँ पानी की दहाड़ नहीं है, बल्कि एक बहुत ही कोमल और मधुर फुसफुसाहट है। लेकिन इस मधुर फुसफुसाहट के पीछे का इतिहास दरअसल बहुत हिंसक है। जिस लावा के बीच से ये पानी रिसकर आता है वो कोई आम चट्टान नहीं है। ये 1000 साल पुराने हलमूंड ज्वालामुखी का जमा हुआ लावा है। 1000 साल पुराना लावा। जरा उस समय के बारे में विचार करें जब इस ज्वालामुखी ने भयानक तबाही मचाई होगी। आग और पिघला हुआ पत्थर उगला होगा। आज 1000 साल बाद उसी हिंसक और जमे हुए लावा के बीच से रिसता हुआ ये बिल्कुल साफ पानी एक बेहद शांत और सुंदर परिदृश्य का निर्माण कर रहा है। एक अद्भुत कॉन्ट्रास्ट है ये हिंसा और शांति का ऐसा अद्भुत संतुलन है जो ये साबित करता है कि प्रकृति के पास समय के साथ अपने सबसे गहरे घावों को भी सुंदरता में बदलने की ताकत है। प्रकृति का ये संतुलन और समय के साथ चीजों का बदलना हमें कंबोडिया की ओर ले जाता है। मोंडुलकिरी के घने जंगलों में स्थित बुशरा झरना इसका एक बहुत ही ज्वलंत उदाहरण है। ये 82 फीट ऊंचा 2 स्तरों में गिरने वाला एक बहुत ही राजसी झरना है। और इसका सांस्कृतिक पहलू बहुत गहरा है। हाँ, सदियों से वहाँ के बुनोंग आदिवासी इस जगह पर नदी के देवताओं और प्रकृति की आत्माओं की पूजा करते आ रहे हैं। उनके लिए ये केवल एक खूबसूरत प्राकृतिक स्थल नहीं है, ये एक पवित्र मंदिर है जहाँ उनकी आस्था और उनके पूर्वजों की आत्माएं बसती हैं। और ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, क्योंकि आज वहाँ का परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। जहाँ कभी केवल आदिवासियों के मंत्र गूंजते हैं, आज वहाँ आधुनिक रास्ते बन गए हैं, कंक्रीट की सीढ़ियाँ हैं और सप्ताहांत पर पर्यटकों की भारी भीड़ सेल्फी लेने के लिए उमड़ती है। ये प्राचीन परंपराओं और आधुनिक जीवन का सीधा टकराव है। हाँ, एक तरफ वो गहरी आस्था है जो मानती है कि इस पानी में देवता वास करते हैं, और दूसरी तरफ वो आधुनिक चकाचौंध है जिसके लिए सिर्फ एक पिकनिक स्पॉट है। बिल्कुल, और ये हमें ये सोचने पर विवश करता है कि क्या आधुनिकता के इस भारी शोर में उन प्राचीन देवताओं की कहानियां और बुलुंग आदिवासियों की आस्था कहीं दबकर खो तो नहीं जाएगी। आज बुशरा झरना केवल पानी का बहाव नहीं रह गया है, ये 2 युगों का मिलन बिंदु बन गया है। एकदम सही। ये प्राचीन रहस्यमयी मान्यताओं और आज की तेज आधुनिक दुनिया के बीच का एक ऐसा पॉइंट है जहां दोनों एक साथ एक ही जगह पर मौजूद रहने की कोशिश कर रहे हैं। बात करते हैं अमेरिका के इडाहो राज्य में मौजूद शोशोनी फॉल्स की। अब जब भी बड़े झरनों का जिक्र होता है तो दिमाग में सबसे पहला नाम नियाग्रा फॉल्स का ही आता है। हाँ, ये तो है। लेकिन मैंने पढ़ा है कि शोशोनी फॉल्स को नियाग्रा से भी बड़ा माना जाता है। क्या सच में ऐसा है? हाँ, अगर हम आंकड़ों की बात करें तो शोशोनी फॉल्स की चौड़ाई करीब 1000 फीट है। 1000 फीट यानी 305 मीटर के आसपास। और जब वसंत ऋतु में बर्फ पिघलती है ना, तो उस 1000 फीट चौड़ी चट्टान से जो पानी का बहाव नीचे गिरता है वो वाकई नियाग्रा को भी पीछे छोड़ देता है। अरे वाह, मतलब 3 फुटबॉल मैदानों से भी ज्यादा चौड़ा। और इसी के पास ट्विन फॉल्स में वो मशहूर पेरिन ब्रिज भी तो है, जो अमेरिका के सबसे ऊंचे पुलों में से एक है। ये पुल करीब 1500 फीट लंबा और 486 फीट ऊंचा है। बिल्कुल, और इतनी ऊंचाई से उस विशाल जलधारा को देखना सच में एक अलग ही अनुभव है। लेकिन एक सवाल है, इतनी विशालता के बावजूद शोशोनी फॉल्स नियाग्रा जितना मशहूर क्यों नहीं है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक और सामाजिक संदर्भ है। ये इलाका हमेशा से सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं था, ये मूल रूप से शोशोनी जनजाति का घर हुआ करता था। अच्छा। लेकिन 19वीं सदी में यहाँ प्राकृतिक संसाधनों का बहुत भारी दोहन हुआ, पानी को मोड़ा गया, जिससे इस जगह का प्राकृतिक स्वरूप काफी बदल गया। ये तो बहुत दुखद है। और एक रोचक तथ्य ये भी है कि लाखों एकड़ के जंगल और इतने खूबसूरत प्राकृतिक दृश्यों के बावजूद ट्विन फॉल्स में आज भी एक घर की औसत कीमत केवल $3 लाख के आसपास है। सिर्फ $3 लाख? हाँ, ये सच में एक बहुत बड़ा विरोधाभास है, जहाँ एक तरफ इतनी भव्यता है और दूसरी तरफ खैर अमेरिका से निकलकर अब एक ऐसी जगह चलते हैं जहाँ प्रकृति अपनी पूरी शक्ति दिखाती है। आइसलैंड का डिटेफॉस। हाँ, ये पूरे यूरोप का सबसे शक्तिशाली झरना है। उत्तरी आइसलैंड में मौजूद ये झरना 100 फीट यानी 30 मीटर से अधिक की ऊंचाई से गहरे बसाल्ट रॉक कैनियन में गिरता है। बसाल्ट यानी ज्वालामुखीय चट्टानें ना? बिल्कुल, और ये जोकुल्सा अफ्योलुम नदी का भारी मात्रा में पानी अपने साथ बहा कर ले जाता है। इसका प्रवाह इतना तेज है कि आसपास की जमीन हमेशा कांपती हुई महसूस होती है। ये सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक गहरी ज्वालामुखी खाई
और उसमें इतनी ताकत से गिरता बर्फ का पानी। ये जगह डर और सम्मोहन के बीच की रेखा को पूरी तरह से धुंधला कर देती होगी। एक तरफ खौफ और दूसरी तरफ एक ऐसा जादू जिससे नजरें हटाना नामुमकिन हो। सही कहा। और विशालता के इस अनुभव से अगर हम थोड़ा आगे बढ़ें तो कुछ झरने ऐसे भी हैं जो सरहदें तय करते हैं। जैसे एशिया में? हाँ, एशिया में जल बंटवारे और इंजीनियरिंग के अजूबों का एक अलग ही पहलू देखने को मिलता है। वियतनाम और चीन सीमा पर मौजूद बैंग्योक और डेटियन झरने इसका बेहतरीन उदाहरण है। बैंग्योक ये दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा झरना है ना? बिल्कुल। इसकी ऊंचाई लगभग 98 फीट है। लेकिन जो सबसे दुर्लभ दृश्य है वो ये कि यहाँ दोनों देशों की सीमाओं से पानी एक साथ गिरता है। और ये हर दिन लगभग 7.1 मिलियन गैलन पानी छोड़ता है। 7.1 मिलियन गैलन? हाँ, और 19वीं सदी में पश्चिमी खोजकर्ताओं ने इसे एक यात्रा स्थल के रूप में पहचान दिलाई थी। और इसी से जुड़ा है चीन की तरफ वाला डेटियन झरना, जो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा झरना है। इसके आंकड़े तो और भी हैरान करने वाले हैं। 3280 फीट की चौड़ाई और 197 फीट की ऊंचाई। और दिलचस्प बात यह है कि ये लाखों साल पहले कार्स्ट संरचनाओं से बना था। कार्स्ट संरचनाएं यानी चूना पत्थर का वो परिदृश्य जिसे पानी ने अंदर से खोखला कर दिया हो। बिल्कुल सही। और गर्मियों में जब यहाँ पानी बढ़ता है तो इसकी दहाड़ कई मील दूर से सुनी जा सकती है। लेकिन मैंने पढ़ा है कि यहाँ साल में सिर्फ 10 लाख लोग ही आते हैं। हाँ, अगर हम अन्य प्रसिद्ध झरनों से इसकी तुलना करें तो ये संख्या बहुत कम है। पर अगर भीड़ और पर्यटन की बात करें तो चीन के 3 गॉर्जेस वाटरफॉल का जिक्र करना बहुत जरूरी है। ये चीन का सबसे बड़ा झरना है, करीब 253 फीट ऊंचा। और यहाँ पर्यटन का प्रभाव भी बहुत विशाल है। हर साल यहाँ 20 लाख यात्री आते हैं। 20 लाख? हाँ, और पर्यटन के चरम मौसम में यानी पीक सीजन में हर हफ्ते 1 लाख लोग यहाँ पहुँचते हैं। बाप रे, इतनी भारी भीड़! लेकिन इसके पीछे सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता नहीं है, इंजीनियरिंग भी है ना? बिल्कुल। ये 3 गॉर्जेस डैम के रिजर्वियर से गिरता है, जिसकी क्षमता 39 मिलियन एकड़ है। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प वैज्ञानिक घटना देखने को मिलती है जिसे बैक वेव कहते हैं। बैक वेव? ये क्या होता है? जब डैम में जलस्तर अचानक बढ़ता है तो पानी के गिरने से विशाल लहरें बनती हैं जी, जो आगे जाने के बजाय पीछे की तरफ खिंचती हैं। अच्छा, झरने की तरफ वापस? हाँ, और इस उल्टे खिंचाव की वजह से उस पानी में नाव चलाना बेहद मुश्किल और खतरनाक हो जाता है। ये तो प्रकृति और इंजीनियरिंग का एक खतरनाक खेल लगता है। खैर, अब तक हमने शक्ति और विशालता की बात की। अब थोड़ा दृष्टिभ्रम और छिपे हुए खजानों की ओर चलते हैं। ये मेरा पसंदीदा हिस्सा है। मॉरिशस का अंडर वाटर वाटरफॉल। ये एक ऐसा अजूबा है जो वास्तव में झरना है ही नहीं। बिल्कुल नहीं है। ये समुद्र के तल पर रेत और मिट्टी के कटाव से बना एक दृष्टिभ्रम है, यानी एक ऑप्टिकल इल्यूजन। देखने में ऐसा लगता है जैसे पानी 1640 फीट गहराई में गिर रहा हो। और इसे देखने का सबसे बेहतरीन तरीका हेलीकॉप्टर या छोटे विमान से आसमान से देखना है। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि ये सिर्फ पर्यटकों को आकर्षित नहीं करता। ये कटाव गहरे पानी में मछलियों और समुद्री जीवन के लिए एक बहुत समृद्ध इकोसिस्टम भी प्रदान करता है। मतलब ये सिर्फ आंखों का धोखा नहीं है, समुद्री जीवों के लिए ये जीवन का स्रोत भी है। सही कहा। और इसी तरह का एक और छिपा हुआ खजाना है स्विट्जरलैंड का फरोलियो वाटरफॉल। हाँ, टिसिनो क्षेत्र की फरोलियो घाटी में। ये करीब 300 फीट की ऊंचाई से गिरता है और वसंत ऋतु में जब बर्फ पिघलती है तो इसमें 1500 गैलन प्रति मिनट से अधिक पानी बहता है। लेकिन इतनी विशालता के बावजूद ये जगह बहुत शांत है। ऐतिहासिक रूप से देखें तो ये घाटी 13वीं सदी यानी मध्य युग से आबाद है। 13वीं सदी से? हाँ। और यहाँ के शानदार अल्पाइन पौधों और इतनी गहरी जैव विविधता के बावजूद साल में यहाँ 10,000 से भी कम लोग आते हैं। आज के समय में ऐसी जगह मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं है, जो शांति चाहने वालों के लिए एक स्वर्ग हो। बिल्कुल। चलिए अब खामोशी से निकलकर लोक कथाओं, मिथकों और ऐतिहासिक मोड़ों की तरफ चलते हैं, क्योंकि नदियां और झरने सिर्फ भूगोल नहीं बनाते, वो इतिहास के गवाह भी रहे हैं। सही कहा। और इसका सबसे सटीक उदाहरण है आइसलैंड का गोडाफॉस। गोडाफॉस ये झरना ऊंचाई में तो सिर्फ 39 फीट है, लेकिन इसका पूर्ण मेहराब या कहें परफेक्ट आर्च वाला आकार बहुत खूबसूरत है। खूबसूरत तो है, लेकिन इसका ऐतिहासिक महत्व उससे भी बड़ा है।
वर्ष 1000 की बात है, जब देश के प्रमुख कानूनविद ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया था। क्या फैसला था वो? उन्होंने देश का धर्म परिवर्तन कर ईसाई धर्म अपनाने का निर्णय लिया था और उस बड़े सामाजिक बदलाव के प्रतीक के रूप में उन्होंने प्राचीन देवताओं की मूर्तियों को इसी झरने में फेंक दिया था। मतलब पेगन आइडल्स को सीधे पानी में? हाँ, पानी के उस प्रवाह और इतिहास के इतने बड़े बोझ का तनाव यहाँ आज भी साफ महसूस होता है। सच में ये सिर्फ पानी नहीं, एक पूरी संस्कृति के बदलने की आवाज है। और इतिहास के पन्नों में दर्ज ऐसी ही एक और जगह है, वेल्स का स्वेलो फॉल्स। स्वेलो फॉल्स ये अपने रफ्तार के लिए बहुत मशहूर है। बिल्कुल, 100 फीट से अधिक का वर्टिकल ड्रॉप है इसका, और जब भारी बारिश होती है तो ये 3000 गैलन प्रति सेकंड की दर से बहता है। मध्य 19वीं सदी से विक्टोरियन टूरिज्म के कारण ये जगह मशहूर हुई थी। लेकिन यह एक बहुत ही मजेदार तथ्य भी है। अच्छा? प्रकृति के इस रौद्र रूप के अलावा ये एक बेहद दुर्लभ सॉल्ट मार्श ग्रास हॉपर का घर भी है। एक दुर्लभ टिड्डा? हाँ, और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ के जंगलों में परियों और पौराणिक जीवों की स्थानीय कहानियां बहुत मशहूर हैं। मतलब विक्टोरियन युग के टूरिस्ट, दुर्लभ कीड़े और परियों की कहानियां सब एक ही जगह पर। बिल्कुल। और नॉर्वे के मोनाफोसेन झरने की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जो नॉर्वे के सबसे ऊंचे झरनों में से एक है ना, करीब 93 मीटर यानी 302 फीट ऊंचा। हाँ, और वसंत ऋतु में इसका बहाव 12,000 लीटर यानी लगभग 3170 गैलन प्रति सेकंड तक पहुंच जाता है। इतनी भारी मात्रा में पानी? और 19वीं सदी के अंत में इसका उपयोग शुरुआती मिलों को बिजली देने के लिए किया गया था, यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के समय। सही कहा। लेकिन मशीनों और बिजली के इस आधुनिक इतिहास के साथ साथ यहाँ ट्रोल्स और आत्माओं की किंवदंतियों का बहुत गहरा सांस्कृतिक प्रभाव भी जुड़ा हुआ है। ये बहुत ही अद्भुत बात है कि कैसे मशीनें और मिथक एक ही झरने के किनारे साथ साथ पलते रहे हैं। नॉर्वे का वोरिंग्सफोसेन। ओह, वोरिंग्सफोसेन, क्या अद्भुत जगह है वो। इसके बारे में जो आंकड़े हैं वो सच में हैरान करने वाले हैं। इसकी ऊंचाई 180 मीटर है, यानी लगभग 590 फीट। जब कोई पहली बार सुनता है कि ये नायाग्रा और योसेमाइट जैसे प्रसिद्ध झरनों को भी मतलब अपनी ऊंचाई के सामने बौना साबित कर देता है, तो दिमाग में बस एक ही सवाल आता है कि इतनी विशाल संरचना आखिर बनी कैसे होगी। इस सवाल का जवाब हमें भूविज्ञान के एक बहुत ही उथल-पुथल वाले दौर में ले जाता है। उथल-पुथल वाला दौर? हाँ, मेरा मतलब है वोरिंग्सफोसेन का निर्माण कोई ऐसी घटना नहीं है जो कुछ 100 या 1000 सालों में हुई हो। इसकी कहानी लगभग 12,000 साल पहले शुरू होती है, अंतिम हिमयुग के चरम पर। 12,000 साल पहले? बिल्कुल। कल्पना करने वाली बात है कि उस समय बर्फ की विशाल नदियां, जिन्हें हम ग्लेशियर कहते हैं, पिघल रही थीं और खिसक रही थीं। उन ग्लेशियरों ने प्रकृति के सबसे बड़े बुलडोजर की तरह काम किया। बुलडोजर की तरह? मतलब उन्होंने पहाड़ों को काट दिया? हाँ, उन्होंने कठोर चट्टानों को चाकू की तरह काटा और उस पूरे परिदृश्य को उकेरा, जिसे आज माबोडालन घाटी कहा जाता है। अरे वाह! और एक और दिलचस्प पहलू ये है कि वोरिंग्सफोसेन कोई एक सीधा गिरता हुआ पानी का पाइप नहीं है। इस पूरी घाटी में 12 अलग-अलग झरनों का एक बेहद जटिल और गुंथा हुआ सिस्टम है, जो एक साथ मिलकर गिरते हैं और एक गगनभेदी गर्जना पैदा करते हैं। एकदम सही। एक तरफ प्रकृति की 12,000 साल पुरानी नक्काशी है और दूसरी तरफ इंसानी दिमाग की इंजीनियरिंग। मैंने कहीं पढ़ा था कि अक्सर लोगों को लगता है कि ऐसी प्राचीन जगहें आधुनिक मशीनों से बची रही होंगी, लेकिन ऐसा है नहीं। बिल्कुल नहीं। 1915 में ही, मतलब आज से 100 साल से भी पहले, इस झरने की ताकत को देखकर वहां एक शुरुआती हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बना दिया गया था। 1915 में? ये इंसानी फितरत का एक शानदार उदाहरण है। इंसान हमेशा से प्रकृति के सबसे उग्र रूपों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करता रहा है। जरा सोच कर देखिए 20वीं सदी की शुरुआत के उन इंजीनियरों के बारे में जिन्होंने प्रकृति के इस भयानक रूप को देखा होगा और सोचा होगा कि क्यों ना इस असीमित शक्ति से अपनी मशीनें चलाई जाएं। ये उसी इंसानी महत्वाकांक्षा का प्रतीक है, लेकिन इसके बावजूद प्रकृति ने वहां अपना नियंत्रण नहीं खोया है। वो कैसे? क्योंकि ये झरना हरदांगिरविड्डा नेशनल पार्क के किनारे पर स्थित है, जो पूरे यूरोप का सबसे बड़ा पर्वतीय पठार है।
आज भी उस विशाल, ठंडे और बंजर पठार पर जंगली बारहसिंहों के झुंड, मेरा मतलब है रेनडियर, पूरी आजादी से घूमते हैं। ये एक ऐसा दृश्य बनाता है जहां एक तरफ इंसान की बनाई मशीनें पानी से बिजली खींच रही हैं और दूसरी तरफ जंगली जानवर अपने प्राचीन तरीके से जीवन बिता रहे हैं। बिल्कुल, प्रकृति और इंसान का एक अनूठा संतुलन। तो विशाल ऊंचाई और कड़ाके की ठंड वाले इस नॉर्वेजियन परिदृश्य से निकलकर अब एक ऐसी जगह का रुख करते हैं जो ऊंचाई में तो शायद इतनी बड़ी न हो, लेकिन उसका इतिहास हमें समय में और भी गहराई तक ले जाता है। आप वेल्स के स्क्विड एरिया जलप्रपात की बात कर रहे हैं ना? एकदम सही, वेल्स का स्क्विड एरा ऊंचाई के पैमाने पर यह सिर्फ 65 फीट या कह लें कि 20 मीटर का है। बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं है। लेकिन इसकी असल खासियत ये नहीं है कि पानी कितनी दूर से गिर रहा है, बल्कि ये है कि इस झरने के बिल्कुल पीछे एक रास्ता बना हुआ है। जी हाँ, आप उस झरने के पीछे चल सकते हैं। कोई भी व्यक्ति उस गिरते हुए पानी के विशाल पर्दे के पीछे चल सकता है। मतलब पानी की उस दीवार के पीछे खड़े होकर उस आवाज को एक गूंजते हुए कक्ष में सुनना और उस ठंडी नमी को महसूस करना यकीनन एक जादुई अनुभव होता होगा। वो अनुभव सिर्फ जादुई नहीं है, बल्कि वो हमें पृथ्वी के शुरुआती दिनों से जोड़ता है। शुरुआती दिनों से? हाँ, ये जलप्रपात जिस ब्रेकन बीकन्स नेशनल पार्क में स्थित है, उसकी चट्टानों का भूवैज्ञानिक इतिहास लगभग 400 मिलियन वर्ष पुराना है। 400 मिलियन वर्ष? बाप रे। 400 मिलियन। ये वो समय है जब पृथ्वी पर आज के जैसे पेड़ पौधे या डायनासोर भी ठीक से विकसित नहीं हुए थे। इतने प्राचीन पत्थरों के बीच से बहता हुआ पानी इस जगह को एक अजीब सी रहस्यमयी ऊर्जा देता है। ये तो सच में मतलब दिमाग चकरा देने वाला तथ्य है। और पता है, इस झरने का वेल्श भाषा में नाम भी बहुत काव्यात्मक है। स्क्विड एरा, इसका मतलब क्या है? स्क्विड का मतलब होता है झरना और एरा का अर्थ है बर्फ, यानी बर्फ का झरना। बर्फ का झरना, नाम बहुत सुंदर है। ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जब पानी चट्टानों से टकराकर नीचे गिरता है तो वो इतना सफेद और शुद्ध दिखता है जैसे कोई बर्फ की चादर हवा में लटक रही हो। बर्फ का झरना, नाम वाकई उस दृश्य को शब्दों में उकेर देता है। और जो लोग वाटरफॉल कंट्री वॉकिंग रूट नाम के प्रसिद्ध रास्ते पर पैदल यात्रा करते हैं, 400 मिलियन साल पुरानी चट्टानों और बर्फ जैसे सफेद पानी के बीच चलना एक ऐसा अनुभव है जो आधुनिक दुनिया के शोर से पूरी तरह अलग कर देता है। और यही बात हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे प्रकृति के कुछ हिस्से समय के थपेड़ों के बावजूद बिल्कुल अछूते रह जाते हैं। आज कोई भी व्यक्ति उस पानी के पर्दे के पीछे खड़े होकर बिल्कुल वही महसूस कर सकता है जो शायद हजारों साल पहले वहां से गुजरने वाले किसी आदि मानव ने महसूस किया होगा। पानी निरंतर बह रहा है, लेकिन अनुभव सदियों से एक जगह ठहरा हुआ है। बिल्कुल। समय के इस ठहराव से बाहर निकलकर अब उस शक्ति की बात करते हैं जो सब कुछ अपनी गति के साथ बहा ले जाने का मादा रखती है। अब हम ताइवान की तरफ जा रहे हैं, है ना? बिल्कुल, क्योंकि बात सिर्फ ऊंचाइयां प्राचीनता की नहीं होती। कभी कभी बात सिर्फ पानी के उस भयानक बहाव की होती है जो क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टली बहता है। हाँ, शिफेन वाटरफॉल। ताइवान का शिफेन वाटरफॉल, इसे अक्सर ताइवान का नियाग्रा कहा जाता है। वाओ। इसकी ऊंचाई केवल 40 फीट के आसपास है, लेकिन कहा जाता है कि बारिश के मौसम में इसका प्रवाह इतना भयानक हो जाता है कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। प्रवाह की मात्रा वाकई अविश्वसनीय है। मानसून के दौरान शिफेन जलप्रपात से प्रति सेकंड 1200 टन पानी नीचे गिरता है। 1200 टन पानी प्रति सेकंड? जी, हर एक सेकंड में। इसे अगर दिमाग में चित्र के रूप में उकेरना हो तो इसका मतलब है कि हर एक सेकंड में हवा से सैकड़ों हाथियों का वजन नीचे गिर रहा है। आहा, बिल्कुल। और इतनी भारी मात्रा में गिरता हुआ पानी जब नीचे के कुंड से टकराता होगा तो उसकी गर्जना किसी विस्फोट से कम नहीं होती। लेकिन शिफेन सिर्फ अपनी इस ताकत के लिए नहीं जाना जाता, इसके आसपास का इतिहास भी उतना ही नाटकीय है। शिफेन की असल कहानी उस औद्योगिक क्रांति से जुड़ी है जिसने ताइवान के इस हिस्से को हमेशा के लिए बदल दिया। शिफेन ओल्ड स्ट्रीट वाला इतिहास? हाँ, अगर हम शिफेन ओल्ड स्ट्रीट के इतिहास में झांके तो ये जापानी औपनिवेशिक काल का एक प्रमुख केंद्र था। उस समय इस उबड़ खाबड़ और जंगली इलाके में एक रेलवे लाइन बिछाई गई थी। और जाहिर है वो रेलवे लाइन पर्यटकों के लिए तो नहीं थी। बिल्कुल नहीं, उसका मकसद पहाड़ों से कोयला निकालकर शहरों तक पहुंचाना था। इस रेलवे और कोयला उद्योग ने उस पूरे इलाके को एक आर्थिक जीवन दान दिया और वहां एक पूरा समुदाय बस गया। ये औद्योगिकरण और प्रकृति का एक बहुत ही दिलचस्प मिलन है। जिस जगह का उपयोग कभी भारी मशीनों, काले कोयले की ढुलाई और पसीने से लथपथ मजदूरों द्वारा होता था, आज वही जगह
ताइवान की सबसे नाजुक और खूबसूरत सांस्कृतिक परंपराओं में से एक का केंद्र बन गई है। और आज ये जगह सिर्फ एक दार्शनिक स्थल नहीं है, ये ताइवान की समृद्ध पाक कला का भी केंद्र है। वहाँ के ग्रिल्ड सैंडविच और स्थानीय बबल टी का स्वाद इस पूरे सांस्कृतिक अनुभव को और भी जीवंत बना देता है। शिफेन ने समय के साथ खुद को पूरी तरह से बदल लिया है। एकदम। इसी आर्थिक और प्राकृतिक बदलाव की कड़ी में अब ताइवान से निकलकर अफ्रीका के दिल युगांडा की तरफ चलना चाहिए। सिपी फॉल्स ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे पानी किसी इलाके की आजीविका की रीढ़ बन सकता है। बिल्कुल। युगांडा का सिपी फॉल्स दिखाता है कि गिरता हुआ पानी सिर्फ एक दृश्य नहीं है। सिपी फॉल्स भूविज्ञान और कृषि का एक बेहतरीन संगम है। ये कोई एक जलप्रपात नहीं है, बल्कि रिवेंजोरी पहाड़ों की ढलानों पर बने 3 अलग-अलग झरनों की एक भव्य श्रृंखला है। 3 झरने एक साथ? हाँ, और इनमें से जो सबसे ऊंचा झरना है वो करीब 328 फीट यानी 100 मीटर की ऊंचाई से सीधी छलांग लगाता है। 100 मीटर? और जब भारी बारिश होती है तो इन झरनों में पानी की मात्रा 1,20,000 गैलन प्रति मिनट तक पहुंच जाती है, जो कि एक बहुत बड़ी मात्रा है। 100 मीटर की ऊंचाई से इतनी भारी मात्रा में गिरता हुआ पानी यकीनन आसपास के पूरे इलाके में घनी धुंध और पानी के कणों का एक स्थायी बादल बना देता होगा। और शायद यही वो धुंध है जिसने इस इलाके को दुनिया के नक्शे पर एक और वजह से मशहूर कर दिया है। वहाँ के शानदार कॉफी बागान। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। सिपी फॉल्स के गिरने से जो धुंध पैदा होती है वो आसपास के वातावरण में एक खास तरह की नमी और ठंडक घोल देती है। तो मतलब पानी सीधे तौर पर खेती को प्रभावित कर रहा है? बहुत गहरे स्तर पर। रोवेंजोरी पहाड़ों की उपजाऊ ज्वालामुखी मिट्टी और इस झरने से मिलने वाली निरंतर नमी ने वहाँ एक ऐसा माइक्रोक्लाइमेट तैयार कर दिया है जो उच्च गुणवत्ता वाली अरेबिका कॉफी उगाने के लिए पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन माना जाता है। क्या बात है। ये क्षेत्र युगांडा के कॉफी उत्पादन का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। इसका मतलब है कि वहाँ का गिरता हुआ पानी सिर्फ एक दृश्य नहीं है, बल्कि वो उन कॉफी के बीजों के स्वाद बनकर घुल रहा है जो पूरी दुनिया में निर्यात होते हैं। बिल्कुल। वहाँ जाने वालों को सिर्फ गिरते हुए पानी की आवाज ही नहीं सुनाई देती होगी, बल्कि हवा में भुनती हुई कॉफी की खुशबू भी आती होगी। और इसके साथ ही इस लगातार नमी ने युगांडा की कुछ बेहद दुर्लभ स्थानिक वनस्पतियों और जीव जंतुओं के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह भी बना दिया है। इन दोनों जगहों ताइवान और युगांडा का विश्लेषण करने पर एक बात बिल्कुल स्पष्ट होती है। वो क्या? ये जलप्रपात केवल भूगोल का हिस्सा नहीं होते, वे अर्थव्यवस्था का हिस्सा होते हैं। वे तय करते हैं कि कौन सा शहर बसेगा, कौन सी फसल उगेगी और सदियों तक वहाँ के लोग अपनी आजीविका कैसे चलाएंगे। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है। आजीविका और अर्थव्यवस्था से थोड़ा आगे बढ़कर अब उस पहलू की ओर मुड़ना चाहिए जहां झरने सिर्फ जीवन नहीं देते, बल्कि उन्हें सीधे तौर पर पवित्र, रक्षक या भगवान का रूप माना जाता है। आप थाईलैंड के एरावन वाटरफॉल की बात कर रहे हैं? हाँ, थाईलैंड के कंचनबुरी प्रांत में स्थित एरावन वाटरफॉल इसी आध्यात्मिक और पौराणिक भावना का एक जीवंत उदाहरण है। ये जगह किसी फैंटेसी उपन्यास के पन्नों से निकली हुई लगती है। सच में इसके दृश्य ही इतने जादुई हैं। घने पन्ना जैसे हरे जंगलों के बीच पानी 7 अलग-अलग स्तरों से होकर नीचे गिरता है, 7 टियर्स। और सबसे खास बात यह है कि हर स्तर पर जो पानी के कुंड बनते हैं उनका रंग किसी साधारण पानी जैसा नहीं होता। हाँ, बल्कि एक जादुई दूधिया नीले रंग का होता है, मिल्की ब्लू। पर देखिए, वो दूधिया नीला रंग देखने में भले ही किसी जादू जैसा लगे, लेकिन इसके पीछे एक ठोस वैज्ञानिक कारण है। अच्छा, विज्ञान क्या कहता है इसके बारे में? असल में उस पानी में कैल्शियम कार्बोनेट और अन्य खनिजों की मात्रा बहुत अधिक घुली होती है। जब पानी चट्टानों के ऊपर से बहता है तो वे खनिज पानी में मिल जाते हैं। और फिर रोशनी का कोई खेल होता है? बिल्कुल। सूरज की रोशनी पड़ने पर वे प्रकाश को इस तरह से परावर्तित करते हैं कि पानी का रंग दूधिया और चमकीला नीला हो जाता है। विज्ञान अपनी जगह है, लेकिन स्थानीय लोग इस जगह को जिस नजरिए से देखते हैं वो इसे और भी खास बनाता है। इसका नाम एरावन रखा गया है, जो हिंदू पौराणिक कथाओं के 3 सिर वाले विशाल हाथी का नाम है। हाँ, एरावन हाथी। ये माना जाता है कि वो एरावन हाथी इस पूरे वर्षावन और इसमें पलने वाली अनगिनत प्रजातियों का रक्षक है। कल्पना कीजिए, कोई उस जंगल के बीचों बीच उन नीले कुंडों के पास खड़ा हो, चारों तरफ घने पेड़ हों और पानी के गिरने की धीमी धीमी आवाज आ रही हो।
उस माहौल में ये किंवदंती एकदम सच लगने लगती है। ऐसा महसूस होता है जैसे प्रकृति खुद एक विशाल रक्षक के रूप में वहां मौजूद है। ये किंवदंती इस बात का प्रतीक है कि प्राचीन संस्कृतियों ने हमेशा प्रकृति के उन हिस्सों का सम्मान किया है जो उन्हें जीवन देते हैं। ये झरना एक बड़े राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है और आज भी वहाँ प्रकृति और आध्यात्मिकता के बीच एक गहरा सामंजस्य देखने को मिलता है। बिल्कुल। एरावन के पानी की तेज गति और उन नीले कुंडों की अथाह शांति ये हमें सिखाता है कि कैसे प्रकृति में एक साथ भयंकरता और ठहराव मौजूद हो सकते हैं। शांति और ठहराव की इस भावना से अब हम एक ऐसी जगह की ओर रुख करते हैं जहां गिरता हुआ पानी खामोशी का नहीं बल्कि उत्सव और जश्न का प्रतीक है। ओहो, तो अब हम प्यूर्टो रिको जा रहे हैं। जी हाँ, प्यूर्टो रिको का गोजालैंडिया वाटरफॉल। यह पुएर्टो रिको के उन चुनिंदा झरनों में से एक है जो 2 स्तरों में गिरता है। रियो क्यूलिब्रिनस नदी पर है ना? बिल्कुल, रियो क्यूलिब्रिनस नदी पर बना है और इसकी कुल ऊंचाई लगभग 60 फीट है। ऐतिहासिक दस्तावेजों से पता चलता है कि गोजालैंडिया को स्पेनिश औपनिवेशिक काल के दौरान पहले बसने वालों द्वारा खोजा गया था। और जब भारी बारिश होती है तो इसका प्रवाह लगभग 50,000 गैलन प्रति मिनट तक पहुंच जाता है। 50,000 गैलन प्रति मिनट? हाँ, ये विशाल जल प्रवाह चट्टानों से टकराकर एक गगनभेदी आवाज पैदा करता है जो मीलों दूर तक सुनी जा सकती है। और यही गगनभेदी आवाज आज के समय में प्यूर्टो रिको की स्थानीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग बन चुकी है। सर्दियों में नहीं बल्कि गर्मियों के दौरान गोजालैंडिया सिर्फ एक शांत प्राकृतिक स्थल नहीं रहता, यह एक जीवंत उत्सव का केंद्र बन जाता है। लोग वहाँ इकट्ठा होते हैं, संगीत बजता है। हाँ, स्थानीय संगीत। वहाँ लोग इकट्ठा होते हैं और प्रकृति की इस विशाल पृष्ठभूमि में रेगेटन की धुनें गूंजती हैं। पानी के गिरने की आवाज किसी प्राकृतिक बास की तरह काम करती है, जिसके इर्द गिर्द लोग अपनी संस्कृति और जीवन का जश्न मनाते हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि 16वीं सदी में औपनिवेशिक खोजकर्ताओं द्वारा देखा गया एक प्राकृतिक स्थल आज 21वीं सदी में भी स्थानीय समुदाय के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन की धड़कन बना हुआ है। नदियाँ और झरने समय के साथ अपनी जगह बदल सकते हैं, लेकिन लोगों को एक साथ लाने की उनकी क्षमता कभी कम नहीं होती। ये बात एकदम 100% सच है। दुनिया भर के इन अलग अलग रंगों को देखने के बाद अब इस चर्चा के अंतिम और शायद सबसे रहस्यमयी झरने की ओर बढ़ते हैं। एक ऐसा झरना जो अपनी सुंदरता के लिए तो जाना ही जाता है, लेकिन वहां तक पहुंचना अपने आप में किसी परीक्षा से कम नहीं है। बिल्कुल, अमेरिका के ग्रैंड कैनियन के सूखे और लाल परिदृश्य के बीच छिपा हुआ हवासू फॉल्स। हवासू फॉल्स दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित और भूवैज्ञानिक रूप से अनोखे झरनों में से एक है। 100 फीट की ऊंचाई से गिरते हुए इस झरने की सबसे बड़ी पहचान इसका पन्ना हरा पानी है, एमरोल्ड ग्रीन। और इसका ये रंग, क्या ये भी थाईलैंड वाले झरने की तरह खनिजों की वजह से है? एकदम सही पहचाना। इसके पानी में मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसे खनिजों की अत्यधिक मात्रा है। जब ये पानी चूना पत्थर या लाइमस्टोन की संरचनाओं के ऊपर से बहता है तो ये अनोखे प्राकृतिक कुंडों का निर्माण करता है। लाल चट्टानें और हरे पानी का कंट्रास्ट। हाँ, ग्रैंड कैनियन की लाल सूखी चट्टानों के बीच इस गहरे हरे और नीले पानी का कंट्रास्ट इसे एक असली भूविज्ञानिक मास्टरपीस बनाता है। ये जगह जितनी विज्ञान की नजर में अद्भुत है, उतनी ही सांस्कृतिक रूप से भी ऐतिहासिक है। 19वीं सदी से हवासुपई जनजाति इस घाटी में रह रही है। हवासुपई, जिसका मतलब ही है नीले हरे पानी के लोग। हाँ, उनका पूरा जीवन, उनकी आस्था और उनकी पहचान इसी पानी के इर्द गिर्द बुनी गई है। इतने दशकों से उन्होंने इस जगह को बाहरी दुनिया के अंधाधुंध विकास से बचाकर रखा है। और बाहरी दुनिया के लिए इस जगह का अनुभव हासिल करना कोई आसान काम नहीं है, बिल्कुल नहीं। आधुनिक युग में जहां हर चीज बस एक क्लिक की दूरी पर है, हवासू फॉल्स तक पहुंचने के लिए ट्रेल हेड से 10 मील यानी करीब 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ती है। 16 किलोमीटर की हाइक, वो भी इतने दुर्गम इलाके में। ये कोई आम सैर नहीं है। चिलचिलाती धूप, धूल भरे रास्ते और ग्रैंड कैनियन के दुर्गम उतार चढ़ाव, ये एक शारीरिक और मानसिक परीक्षा है जो इंसान के धैर्य को चुनौती देती है। मुझे लगता है कि 10 मील की वो थका देने वाली यात्रा असल में एक तरह का फिल्टर है। फिल्टर मतलब कैसे? ये तय करती है कि जो व्यक्ति प्रकृति के इस सबसे सुरक्षित रखे गए स्वर्ग को देखना चाहता है, उससे पहले उस तपती हुई गर्मी और थकान की कीमत चुकानी होगी। हाँ,
मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। और जब वो लंबी यात्रा पूरी करने के बाद कोई व्यक्ति पहली बार उन लाल चट्टानों के बीच से उस ठंडे पन्ना हरे पानी को देखता है, तो वो केवल एक खूबसूरत नज़ारा नहीं होता, वो एक गहरा, शांतिपूर्ण और आध्यात्मिक अनुभव बन जाता है जिसे कमाया गया है। जिसे कमाया गया है? बिल्कुल, यही वो बिंदु है जहां इन जलप्रपातों की असली अहमियत समझ में आती है। अगर नॉर्वे के वॉरिंग्सफोसन से लेकर अमेरिका के हवासू फॉल्स तक के इस सफर को एक धागे में पिरोया जाए, तो ये साफ हो जाता है कि ये सिर्फ पानी के स्रोत नहीं है। ये ऊर्जा के विशाल भंडार रहे हैं जिन्होंने मशीनों को चलाया है, जैसे 1915 का नॉर्वे वाला हाइड्रो प्लांट। ये आर्थिक रीढ़ रहे हैं, जैसे ताइवान का कोयला मार्ग या युगांडा के कॉफी बागान। और सबसे बढ़कर ये सभ्यताओं के रक्षक और आध्यात्मिक शांति के केंद्र रहे हैं, जैसे थाईलैंड का एरावन और अमेरिका के हवासुपई लोगों का गहरा नाता। यह चर्चा हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि प्रकृति को देखने का नजरिया कितना सीमित हो सकता है। कोई भी झरना सिर्फ पहाड़ से गिरता हुआ पानी नहीं है, वो लाखों साल के भूविज्ञान की खुली हुई किताब है। वो सभ्यताओं को जीवन देने वाली एक धमनी है, और वो हमारे मानव इतिहास का एक मूक गवाह है। इन विशाल झरनों ने अपने प्रचंड प्रवाह से कठोर पहाड़ों को चीरकर गहरी घाटियों का निर्माण किया है और सदियों तक पूरी की पूरी सभ्यताओं के भविष्य को आकार दिया है। पानी की एक बूंद जब चट्टान पर लगातार गिरती है, तो वो सबसे कठोर पत्थर को भी आकार दे सकती है। इस विशाल पैमाने पर होने वाली घटनाओं को देखकर हमें यह एहसास होता है कि पानी कभी भी शांत नहीं होता, वो हमेशा कुछ न कुछ रच रहा होता है। और यहीं पर श्रोताओं के लिए एक बहुत ही गहरा विचार सामने आता है। वो क्या? जब ये विशाल जलप्रपात अपने प्रचंड प्रवाह से इतना कुछ रच सकते हैं और इतनी लंबी कहानियां अपने भीतर समेटे हुए हैं, तो ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि किसी के भी अपने ही शहर या गांव के पास से गुजरने वाली सबसे शांत नदी या छोटी सी जलधारा, कौन सी ऐसी अनकही कहानियां, कौन सा पुराना इतिहास या कौन से रहस्य अपने भीतर छिपाए हुए हैं जिन्हें शायद अभी तक किसी ने सुनना ही नहीं सीखा है। बहुत गहरी बात कही आपने। उस छोटी जलधारा में भी सदियों का इतिहास हो सकता है। अगली बार जब भी कोई बहते हुए पानी के पास से गुजरे, तो बस एक पल रुककर उस पानी की आवाज को ध्यान से सुनने की कोशिश करनी चाहिए। कौन जाने वो कौन सी भूली भी कहानी सुना दे। बिल्कुल, प्रकृति हमेशा हमसे कुछ कह रही होती है, बस सुनने की देर है। इस पूरी वैचारिक यात्रा में साथ रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नए विषय की गहराइयों को खंगालने के लिए।